बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 9, ठीक है। और वर्क एक्सरसाइज हम कर रहे थे। कम टू पेज सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये कल हमने पढ़ा था। डिपेंडेंट क्लॉज, फिर सब्जेक्ट, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज। एंड द next topic is English sentence structure. And all of you switch off your cameras. अपनी cameras जो है वो ऑफ कर ले। So the following statements are true about sentences in English. A new sentence begin with a capital letter. तो ये आप लोग जहन में रखो कि जब भी आप लोगों ने सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से। समझ गए? ये एक सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। ये पेज 92। So it is the requirement of a sentence to start each and every sentence with a capital letter. कैपिटल लेटर से आप लोगों ने सेंटेंस को स्टार्ट करना है। जिस तरह है he obtained his degree. He obtained his degree. तो यहाँ पर ही जो है उसका H क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। The second point is a sentence ends with a punctuation, a period. पीरियड हम कहते हैं फुल स्टॉप को, a question mark or an exclamation point. जब भी आप लोगों ने सेंटेंस को खत्म करना है, फिनिश करना है, तो इन तीन चीजों को आप लोगों ने जहन में रखना है। या तो सेंटेंस की आखिर में आप लोगों ने फुल स्टॉप को ऐड करना है, या आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है, या आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी मार्क को करना है। समझ गए? फुल स्टॉप मीन दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड दिस इज क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद करनी है, याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने सेंटेंस को ख़त्म करना है तो आप लोगों ने या तो फुल स्टॉप जिस तरह यहाँ पर है इसको ऐड करना है, या आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी मार्क को लगाना है, या आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क को लगाना है। तो अगर सेंटेंस आप लोगों के साथ पॉजिटिव हो, मीन उसमें न तो क्वेश्चन की बात हो, न उसमें एक्सक्लेमेटरी की बात हो, इमोशंस की बात हो, तो आप लोगों ने फुल स्टॉप को ऐड करना है। अगर सेंटेंस में बात हो एक्सक्लेमेशन की, जज्बात की, फीलिंग्स की, इमोशंस की, सरप्राइज की, वंडर की, तो आप लोगों ने सेंटेंस की आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क को ऐड करना है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन हो, अगर ये लो ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो या हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो, मीन लो ऑर्डर हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। मीन डू यू लाइक टी, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको हम कहते हैं लो ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। एक होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो डबल इंट्रोगेटिव हो। मीन in low order thinking question we give the answer in yes or no. Do you like play cricket? Yes or no? No, I'm going to convert this sentence into double interrogative. Why? Where? When? Do you like to play cricket? So here in this series, in this scenario, in this situation, I have to give a complete answer. Clear? Next जो point है, a sentence contains a subject that is only given once. Sentence में subject mostly होता है। जिस तरह सलीम obtained his degree, तो सलीम हमारे साथ क्या है? सब्जेक्ट है। और हमने कल डिफाइन किया था कि ट्रेडिशनल डिफिनेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डिफिनेशन, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट।
जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की हमारे पास पी टाइप्स है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इसको याद करना है कि मीन जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। बाज़ औक़ात नहीं भी होता, लेकिन मेनली हमारे साथ जो ट्रेडिशनल रिवायती डिफिनेशन है, तारीफ है किसी सब्जेक्ट का, तो वो है द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज। कल मैंने बताया था कि मीन वर्ब जो है वो एसेंशियल पार्ट है सेंटेंस का, क्योंकि वर्ब के बगैर हम सेंटेंस नहीं बना सकते। क्लियर? अगर मैं यूज करूँ कि मीन स्टॉप, तो स्टॉप हमारे साथ सिंगल एक वर्ब है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो रुक जाओ, एक बिल्कुल कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है, ऑल्दो इट्स ओनली अ सिंगल वर्ब, बट वी कांट मेक अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। तो वर्ब जो है इट इज द सोल पार्ट, इट इज द मेन पार्ट, इट इज द important part of a sentence. The next point is a sentence follows subject plus verb plus object word order. इसका जो ऑर्डर होता है, जो हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो हमारे साथ होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मीन पॉजिटिव की बात अगर हम करें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव हो तो फिर इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट से पहले हम एक्सिलरी वर्ब को ऐड करते हैं। क्लियर? लेकिन मेनली जो हमारे साथ स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, तो वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जिस तरह यहाँ पर ही ऑब्टेन्ड हिज डिग्री, तो ही इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेयर, ऑब्टेन्ड इज वर्ब हेयर जो कि मेन वर्ब है, एंड हिज डिग्री इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? The next top point is a sentence must have a complete idea that stands alone. That is called an independent clause. जिस तरह हम कल हमने explain किया था कि independent clause is actually equal to a simple sentence. Independent clause एक sentence का equal होता है. In simple words, an independent clause is a simple sentence. A simple sentence is an independent clause. Because we discussed this point yesterday, that three things must be the part of an independent clause: subject, verb, and most important, a complete idea, a complete thought. And look at the example, he obtained his degree. So structurally, functionally, and according to meaning, it is complete. स्ट्रक्चर को देखे, ही सब्जेक्ट, ऑब्टेन्ड वर्ब एंड हिज डिग्री हमारे साथ ऑब्जेक्ट। मीनिंग के लिहाज से उसने अपनी डिग्री हासिल कर ली, तो मीनिंग भी क्लियर है, स्ट्रक्चर भी क्लियर है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? टाइप्स के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वी हैव मेजर थ्री टाइप्स: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. So the first one is simple sentence. A simple sentence consisting of only one clause with a single subject and predicate. Here are a few examples. She read. She read. So here she is subject and read is a verb. She completed her literature review. She is the subject, completed is the verb, her literature review is the object, whole is the object. And along with completed, from this point to review, it is called predicate. क्या होता है predicate? सब्जेक्ट को ड्रॉप करके वर्ब से लेकर सेंटेंस की आखिर तक जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। क्लियर? जिस तरह ही हमारे साथ सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइज हिज सोर्स बाय थीम
ये हमारे साथ क्या है, प्रेडिकेट है। क्लियर। दे हमारे साथ सब्जेक्ट है। स्टडी ट्रैफिक रूल्स फॉर मेनी आवर्स, तो ये हमारे साथ क्या है, प्रेडिकेट है। ये जहन में रखी कि सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी मानदा सेंटेंस होता है, विदाउट सब्जेक्ट एक्सेप्ट सब्जेक्ट, the remaining part of a sentence is called predicate. Clear? Okay. Now compound sentences. A compound sentence contains at least two independent clauses. Two independent clauses. इसमें दो independent clauses होते हैं। समझ गए? इसको देखिए जरा। She completed her literature review. तो ये हमारे साथ एक सिंपल सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सही है। अब अगर इस तरह के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम आपस में लिंक कर ले एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, तो वो बनता है हमारे साथ कंपाउंड सेंटेंस। अब सपोज टू एग्जांपल्स हमारे साथ है ना, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, इसके बाद ये फुल स्टॉप, सपोज हमने इसको ड्रॉप किया और हमने लिखा एंड। क्लियर? लिख लिया हमने एंड शी ऑर्गेनाइज हर रिसोर्सेज बाय थीम, तो ये हमारे साथ क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? सपोज फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, शी रेड, एक क्लास हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, एक सिंपल सेंटेंस हुआ। अब देखो शी रेड बट दे स्टडीड ट्रैफिक रूल्स फॉर मेनी आवर्स, दोनों को हमने लिंक किया एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, तो ये हमारे साथ बनता है क्या, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? ओके। These two independent clauses can be combined, can be joined, can be connected. Combined का मतलब है लिंक करना, join करना, आपस में मिलाना, with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon. इसमें तीन चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं, या तो कॉमा होगा, या एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकती है, या एक सेमीकोलन। सेमीकोलन इस तरह होता है ना, सेमीकोलन ये है, और इस तरह सेमीकोलन। ठीक है। और ये वाला जो है आप लोग देख एग्जांपल के बाद है, ये वाला इसको हम कहते हैं कॉलन। जो डबल डॉट होते हैं ना, इट इज कॉल्ड कॉलन, और जो एक डॉट होता है और एक कॉमा, इसको हम कहते हैं सेमीकोलन। सही है। तो इन तीन चीजों को आप लोग जहन में रखिए। अब देखो, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, अब देखो कॉमा, एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, तो अब देखो एंड हमारे साथ क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है। और शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, ये एक क्लॉज हमारे साथ हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, तो ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। एंड हमारे साथ हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दोनों आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए मिलके बनाता है एक कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, अब देखो इसमें सेमीकोलन है। इट्स अप टू यू, आप लोगों की मर्जी कि आप लोग कॉमा इस्तेमाल कर लो या सेमीकोलन इस्तेमाल कर लो। देन, अब देन हमारे साथ क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। He updated his reference list. So he organized his sources by theme is one independent clause. Then is coordinating conjunction. He updated his reference list is second independent clause. And by joining the two independent clauses with the help of then, it converts into a compound sentence. Clear? Look at the third example. They studied traffic rules for many hours, but they realized there was still much to learn. So they studied traffic rules for many hours is one independent clause, but is a coordinating conjunction.
They realized there was still much to learn in the second independent principal clause, and by joining the two independent clauses with the help of but, it becomes a compound sentence. Clear? The next type is a complex sentence. A complex sentence contains at least one independent clause, and at least one dependent clause. अब एक complex sentence जो बनता है इसमें एक independent clause होता है और एक हमारे साथ dependent clause होता है. Clear? complex sentence मजमुआ है, मिक्सचर है, मुरक्कब है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का और एक डिपेंडेंट क्लॉज का. कल हमने एक्सप्लेन किया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में फर्क जो है वो सिर्फ क्या है, कंप्लीट थॉट का, कंप्लीट आइडिया का, कंप्लीट मीनिंग का, कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर और मीनिंग बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, बिल्कुल क्लियर होता है. और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो उसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है. तो उस सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर और मीनिंग होती है उसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी होती है, क्लियर नहीं होती. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट नीड्स, independent clause needs the support of an independent clause to clear its meaning. This is a simple sentence. There's a simple sentence. Simple sentence. So देखिए, this is a simple sentence. So ये किस चीज का एग्जाम्पल है, सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का? So definitely this हमारे साथ यहाँ पर क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इस हमारे साथ लिंकिंग वर्ब है, ए हमारे साथ आर्टिकल है और सिंपल सेंटेंस. सो ए से लेकर सेंटेंस तक हमारे पास बन गया कॉम्प्लीमेंट. तो देखो इसमें हमने पढ़ा मीन कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है, या एक कॉम्प्लीमेंट होगा या एक प्रेडिकेट होगा. तो डेफिनेटली ये हमारे साथ क्या है, एक क्लॉज है. तो एक क्लॉज वाला क्या होता है, सिंपल सेंटेंस. क्लियर? सेकंड, आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल. अब देखो ये हमारे साथ एक क्लास हुआ, स्ट्रक्चर को रीड कर ले, कंप्लीट है. अब मीनिंग कर ले, आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, मैं बास्केटबॉल को खेलना पसंद करता हूँ. मीनिंग कंप्लीट है, बिल्कुल क्लियर है, एम्बिग्युइटी नहीं है. माई एंड को स्किप करी, माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस, मेरा जो भाई है वो टेनिस खेलना पसंद करता है. स्ट्रक्चर कंप्लीट, मीनिंग कंप्लीट, क्लियर. अब देखो आई सब्जेक्ट, लाइक हमारे साथ क्या है, वर्ब. सेकंड, माई ब्रदर सब्जेक्ट, लाइक्स हमारे साथ क्या हुआ, वर्ब. तो इसमें अब हमारे साथ दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है. ठीक है, तो ये दो क्लासेस हमारे साथ हुए. आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल इज वन क्लॉज, माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस इज द सेकंड क्लॉज, एंड इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, कंपाउंड सेंटेंस में. सो द आंसर इज कंपाउंड सेंटेंस. Clear? Okay. The third is I will help you if you help me. अब देखो इसको, अब थोड़ा सा इसको हम स्प्लिट करते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. I will help you, मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर कंप्लीट, मीनिंग कंप्लीट. If you help me, अगर तुम मेरी मदद करते हो या करोगे. If you help me, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो क्या होगा, क्या होगा, what will happen. तो इसका मतलब है कि ये जो मिक्सचर है, जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इफ से लेकर मी तक हमारे साथ डिपेंडेंट क्लॉज है. इफ हमारे साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है
और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो सेंटेंस हमारे साथ क्या हुआ? कम्प्लेक्स। क्लियर? Because it's a combination of two clauses, one is independent and another is dependent. एक दूसरी बात ये है कि आप लोग इसको जरा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस को आप लोग रिवर्स भी कर सकते हो, इसकी जगह आप लोग चेंज कर सकते हो। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। समझ गए? जगह आप लोग चेंज कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस द क्लॉजेस। लेकिन अगर इस तरह करोगी कि आप लोग इफ यू हेल्प मी को पहले लिखोगी और जो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको आप लोग बाद में लिखोगी, तो फिर आप लोग डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगाओगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हर नेम इज सचीको एंड शी कम्स फ्रॉम जापान। हर नेम इज सचीको एंड शी कम्स फ्रॉम जापान। सो यहाँ पर हर नेम इज सचीको एक हमारे साथ एक क्लास हुआ जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड हमारे साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। शी कम्स फ्रॉम जापान हमारे साथ सेकंड क्लॉज है। तो सेंटेंस हमारे साथ क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, माय मदर कुक डिनर। अब ये हमारे साथ क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जबकि मैं अपना होमवर्क कर रहा था, तो ये हमारे साथ क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और ये वाइल हमारे साथ क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? तो सेंटेंस कौन सा हुआ? कंप्लेक्स सेंटेंस। अब देखो इसको, जब जिस तरह मैंने अर्लियर पहले बता दी, एक्सप्लेन किया कि अगर इफ यू वांट टू यूज द डिपेंडेंट क्लॉज बिफोर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, then you have to put comma right after the finishing word of dependent clause. अगर आप लोगों ने डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले इस्तेमाल करना है, तो जहां पर डिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो रहा है वहां पर आप लोगों ने कॉमा को ऐड करना है। समझ गए? अब देखिए, while the dog chased the cat, while the dog chased the cat, तो while हमारे साथ क्या है? ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चेस का मतलब है पीछा करना। तो while से लेकर कैट तक हमारे साथ क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। इट बार्क लाउडली हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो सेंटेंस कौन सा बना? जब एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, although he worked hard, so although he worked hard हमारे साथ डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि although हमारे साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। he did not do well in the examination, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। क्लियर? और कंबाइंडली हमारे साथ मिल की सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द लास्ट सेंटेंस इज the boy did not go to the zoo because they went to the park. So the boy did not go to the zoo तक हमारे साथ independent clause है, principal clause है। because they went to the park हमारे साथ है dependent clause, क्योंकि because हमारे साथ है सब ordinating conjunction। तो sentence हमारे साथ हुआ complex sentence। Clear? So it is the end of this unit. अगर आप लोगों को कोई मसला हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सरसरी हम इसको ज़रा दोबारा रिपीट कर लेंगे सिरे से उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट डे पे एब्सेंट थे। अगर कहीं पर मसला हो तो आप लोग फिर पूछ लें, एंड में लास्ट 5 मिनट्स में आप लोगों को दे दूंगा। सही है? द फैंटास्टिक शूमेकर, निराला मोची, और लिखा किसने है? वहीदुल्लाह ने लिखा है। आई फर्स्ट मेट हिम इन माई यूथफुल डेज, आई जो हमारे साथ यहाँ पर यूज हुआ है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है।
आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और यूज हुआ है ऑथर के लिए, मुसन्निफ के लिए। आई फर्स्ट मेट, मेट जो है मीट का सेकंड फॉर्म है, जो सिंपल पास्ट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आई फर्स्ट मेट हिम इन माई यूथफुल डेज, मैं अपनी जवानी के दिनों में उससे मिला। यूथफुल डेज इन द होली मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में। होली का मतलब है मुक़द्दस। व्हेन, अब देखो यहाँ पर, व्हेन माई फादर took me to his shop for ordering a new pair of shoes। अब देखो व्हेन से स्टार्ट हुआ है ना यहाँ पर, तो व्हेन हमारे साथ क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो क्लास हमारे साथ क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लास नहीं बल्कि डिपेंडेंट क्लास है। आई फर्स्ट मिड से लेकर रमजान तक हमारे साथ है, यहाँ से यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन से लेकर ई तक हमारे साथ क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर? ओके। व्हेन माय फादर टुक मी टू हिज शॉप फॉर ऑर्डरिंग अ पेयर ऑफ न्यू शूज फॉर द कमिंग ईद, जब मेरे वालिद साहब मुझे ले गए उसकी दुकान पर जूतों की एक नए जोड़े बनाने के लिए, आने वाली ईद के लिए। फॉर द कमिंग ईद, तो कमिंग हमारे साथ ग्रामेटिकली क्या है? जेरंड है। क्या है? जेरंड। फॉर हमारे साथ क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे साथ होता है जेरंड, न कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। His shop was in a small but busy street of Kisahwani Bazaar. His shop was in a small, उसका दुकान वाक़या था एक छोटे मगर मसरूफ तरीन गली में, कसाहवानी बाजार में। A monstrous size ब्लैक पिशावरी चप्पल, एक बड़ी जसामत वाली, बहुत बड़ी जसामत की काली चप्पल, पिशावरी चप्पल लटकी हुई थी। On the faint colored wooden door of his shop, उसकी दुकान की लकड़ी की धुंधली कलर की दरवाजे पर। फेंट कलर, धुंधला। The inside of the shop was as quiet and serene। दुकान का अंदरून जो था वो मुकम्मल तौर पर खामोश और पुरसुकून था। सीरीन, पुरसुकून। क्वाइट, खामोश। एज दैट ऑफ अ सेक्रेड होली प्लेस, जिस तरह एक मुकद्दस मुकाम का होता है। सेक्रेड कहते हैं मुकद्दस। यहाँ पर क्या है? कंपैरिजन है। तो मैंने बताया था कि सिमिली, इस IMILE, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। देयर वर सम ओल्ड वुडन स्टूल, वहाँ पर कुछ लकड़ी की बनी हुई तिपाहियाँ थी। एंड इन द विंडो सम पेयर ऑफ शूज वर विजिबल, और खिड़की में कुछ जूतों की कुछ जोड़े दिखाई देते थे, नजर आते थे, नजर आ रहे थे। अ बिग स्मूथ स्क्वायर शेप्ड स्टोन, और एक बड़ी जसामत वाली हमवार पत्थर, मुरब्बा शक्ल की हमवार पत्थर। अ हैवी वुडन मेल्ट, और एक लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा, लकड़ी का बना हुआ भारी हथौड़ा, हैवी, भारी। एंड ऑल, और एक सुआ। एंड थ्री लेग्ड एनवेल, और तीन पाँव वाला एहरन। कैन बी ऑब्जर्व इन द राइट साइड ऑफ द शॉप, दुकान के दाएं जानिब देखे जा सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द शॉप वाज एज बैरन एज डेजर्ट, बाकी मानदा दुकान एक बंजर की तरह खाली पड़ा था। बिकॉज ही मेड ओनली दोज पेयर ऑफ शूज दैट वर ऑर्डर्ड, क्योंकि वो सिर्फ वही जूते बनाता था जिनकी ऑर्डर दी जाती थी। अब बिकॉज से लेकर ऑर्डर तक हमारे साथ क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर? एंड द रेस्ट ऑफ द शॉप वाज एज बैरन एज डेजर्ट, हमारे साथ क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो सेंटेंस कौन सा बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? एट द फार एंड ऑफ द वॉल ऑफ द शॉप, दुकान की परले सरे पर, दूर सरे पर, was hanging a small signboard, वहां पर एक
साइन बोर्ड, एक छोटा साइन बोर्ड लटक रहा था, शोइंग जरीनगुल एंड ब्रदर, जो दिखाई दे रहा था, दिखला रहा था जरीनगुल एंड ब्रदर। सेकंड पैराग्राफ, द शूज, जूते, दैट जरीनगुल मेड, जो जरीनगुल बनाता था, नेवर फेल टू फिट इन द फीट, वो पाँव में हमेशा मौक़िफ़ आते थे, पाँव में कभी भी ऐसे नहीं था कि मीन पाँव में कभी नाकाम हो जाते या उसको नाकाम होने का खतरा होता। एंड दे लास्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉन्गर देन यूजुअल, और वो आम मामूली जो जूते होते हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा अरसे तक काम करते थे, चलते थे, पायदार होते थे। टू मेक शूज़, जूते बनाना, सच शूज़ एज ही मेड, और जूते वो जो जरीनगुल बनाता था वो बनाता था, सीम टू मी देन एंड सीम्स टू मी नाउ, मुझे तब भी और आज भी ऐसा महसूस होता है, दिखाई देता है, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, वो अजीब व गरीब और हैरान कुन थे। आई स्टिल रिमेंबर माई हेजिटेंट रिमार्क्स, मुझे अब भी आज भी अपनी जो मुतज़ब्ज़ब गुफ्तगू है वो याद है। While stretching out to him my youthful foot, जब मैंने आगे बढ़ाई अपनी नौजवान पाँव को, कमसिन पाँव को उसकी तरफ। Isn't it awfully hard, का ये इंतहाई मुश्किल नहीं है, to make shoes in such tough condition, इतनी सख्त हालात में जूते बनाना। The serpentine wrinkles wriggled on his smiling face, उसकी मुस्कुराती चेहरे पर बलकाती हुई शिकन पड़ गए। And he answered, और उसने जवाब दिया, It's an art, ये एक फन है। Clear? Next page, Zarangul remarks about shoes making and their suitability. Zarangul की बातें, उसके तासुरात जूतों के बनाने के मुतालिक और उसकी पायदारी के मुतालिक टू डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों के लिए, वर सो अथॉरिटेटिव एंड फाइनल, वो इतने तहकुमाना और क़ती होते थे, आखिरी होते थे, दैट नोबडी डेयर्ड टू रिजेक्ट देम, कि कोई उसको मुस्तरद करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। माई फादर, मेरे वालिद, दो चीफटेन ऑफ द एरिया, जो कि इलाके के सरदार थे, चीफटेन, would accept his view about a particular pair of shoes, उसकी राय को एक खास जूतों के एक खास जोड़े के मुतल्लिक with brisk note, सरे हम करके, सरे तस्लीम, हम करके तस्लीम करते थे। Okay, I think it's enough for today. So if you have any questions, so kindly ask your question. There's only one person, Afrasia. Kindly drop your question. Afrasia, ask your question. Hurry up. Afrasia. ओके, आप लोग अपने साथ होमवर्क नोट कर लें। आप लोग 10 एग्जांपल्स जो है 10 एग्जांपल्स लिख के सिंपल सेंटेंस की, 10 एग्जांपल्स लिख के कंपाउंड सेंटेंस की, और 10 एग्जांपल्स लिख के आप लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस की। ठीक है, और उसको आप लोग डिवाइड कर ले, अंडरलाइन कर ले। आई मीन जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें क्लॉजेस को अंडरलाइन कर ले, और जो कंजंक्शन है उसको हाईलाइट कर ले उसके ऊपर लिख के। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस में उसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख के इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख के डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर? सो इट्स योर होमवर्क। ओके, इनफ, थैंक यू।